नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर में शामिल जो आपका पहला चैप्टर है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य किसे कहते हैं, हिंदी गद्य क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, एक नए तरीके से एक नए नोट्स के माध्यम से आपको इस हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। कैसे क्लासेस आपको अटेंड करनी है, कैसे पीडीएफ नोट्स मिलेगा। क्लास करवा पाना सभी की बड़ा मुश्किल काम है, तो सारी क्लासेस आपको हो सकता है ना मिल पाए, लेकिन पुरानी क्लासेस पुरानी वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपके लिए एक पीडीएफ कोर्स की व्यवस्था करी गई जिसमें ऐसे ही लिखित नोट्स आपके लिए व्यवस्थित किए जाएंगे, वो सब आपको मिलते रहेंगे। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, लिखित और सभी टाइप का आपका नोट्स में होगा। सबसे पहली बात हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं तो हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास आपको इसमें देखना होता है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। बेसिकली हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप पढ़ते तो हिंदी गद्य आपको पढ़ना पड़ता। तो हिंदी गद्य आपके पेपर का नाम है। चैप्टर संख्या 1 यानी अध्याय संख्या 1 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम हिंदी गद्य का उद्भव देखेंगे और विकास देखेंगे। किन किन विद्वानों का योगदान रहा, सब कुछ आपको बारीकी के साथ बताते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम चर्चा करेंगे। एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नोट्स आपको दिख रहा होगा, काफी अच्छा दिख रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। प्रस्तावना, सबसे पहली बात क्या है दोस्तों इसमें समझने की, लिखेंगे किसी भी भाषा का गद्य रूप उसे उसके विचारों, ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, समाज तथा इतिहास का एक आईना होता है, एक दर्पण होता है। हिंदी गद्य का विकास प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक अनेक चरणों में से होकर के गुजरा हुआ है। यह विकास मुख्यतया समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, धार्मिक आंदोलन उसके बाद में आई, फिर उसके बाद में राजनीतिक परिस्थितियां कुछ आई तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार, इसके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है हिंदी गद्य का विकास और उद्भव। हिंदी गद्य बेसिकली अगर बात की जाए तो जब शुरुआत में हिंदी साहित्य का उद्भव हुआ दोस्तों, तो सबसे पहली जो भाषा आई, मैं 1 मिनट में आपको भाषा का थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि भाषा किस तरीके से बनी। हिंदी का जो उद्भव हुआ है, गद्य का उद्भव कैसे हम मान सकते हैं। सबसे पहली बात है संस्कृत भाषा से उद्भव हुआ दोस्तों। हिंदी किस भाषा से बनी? संस्कृत से। सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत से बनी दोस्तों कौन सी भाषा? संस्कृत से बनी पाली भाषा का निर्माण हुआ, यानी संस्कृत का घिसा पिटा रूप पाली में आता है। पाली में बौद्ध ग्रंथ खूब ज्यादा लिखे गए। फिर इसके बाद में पाली से बनी दोस्तों प्राकृत नाम की भाषा। प्राकृत और पाली में बौद्ध और जैन ग्रंथ की भरमार आपको देखने को मिलती है। अशोक के अभिलेख भी इन्हीं दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलते हैं। प्राकृत के बाद में दोस्तों अगली जो भाषा आती है उसका नाम है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अपभ्रंश माने होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो ये एक प्रकार से भाषा का जो उद्भव का विकास का क्रम मैंने बताया, ये था दोस्तों विकास का क्रम। अच्छा, अपभ्रंश से एक छिटपुट भाषा जो बनी वो बनी अवहट, लेकिन अवहट के एक भाषा आप नहीं कह सकते, उसको छिटपुट बोली है। अपभ्रंश से बनी है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी का विकास कैसे हुआ इस चीज को हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक भाषा का आप समझ, सबसे पहली भाषा संस्कृत, संस्कृत से बने पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी आपकी हिंदी। अच्छा, इसी अपभ्रंश से छिटपुट जो भाषा का निर्माण हुआ उसको बोलते हैं अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट, लेकिन इसका भाषा का दर्जा नहीं मिला, एक बोली टाइप की मान सकते हैं। अच्छा, अपभ्रंश में ही आप देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी का विकास हो, जिसमें ब्रज भाषा हो गई, बांगरू हो गई, खड़ी बोली हो गई, और वर्तमान में जो खड़ी बोली है, जो गद्य का विकास हुआ है वो खड़ी बोली में हुआ है, या कह सकते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश से ही इसका विकास माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझिए, यहां पर देखें सौरसेनी अपभ्रंश से ही 5 हिंदी की उपबोलियों का विकास हुआ है, जिसमें आपका बांगरू हो गया, ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली। ब्रज भाषा में भी गद्यफुट रचनाएं शुरुआत में ब्रज भाषा में लिखी गई, लेकिन जो ब्रज भाषा थी दोस्तों, ब्रज भाषा की अगर बात की, यहाँ का गद्य जो है वो मानक गद्य नहीं माना गया। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से एक भाषा का विकास हुआ पश्चिमी हिंदी की, उसका नाम है खड़ी बोली।
अच्छा, इसी खड़ी बोली में गद्य का जो मानक रूप आता है वो खड़ी बोली में ही आता है। खड़ी बोली में हिंदी गद्य में आप देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा काम किया, ठीक है। और यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए या तमाम प्रकार के लोगों ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो गए, लक्ष्मण सिंह हो गए, तमाम सारे लोगों ने काम किया, ठीक है। तो खड़ी बोली में ही हिंदी गद्य का जो विकास हुआ, जिसमें हिंदी का जो है नाटक लिखा गया, हिंदी का जो है निबंध, उपन्यास, कहानी, तमाम प्रकार की ऐसी जो हिंदी की गद्य विधाएं हैं वो इसी खड़ी बोली में लिखी जाती है, ठीक है। यहां तक कि भारतेंदु युग में आप देखेंगे कि ब्रज भाषा में काव्य की रचनाएं होती थी और खड़ी बोली में गद्य की रचनाएं होती थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी। अब धीरे धीरे करके द्विवेदी युग में आते आते काव्य की भाषा भी खड़ी हो जाती है और गद्य की भाषा भी खड़ी हो जाती है। अगर बेसिकली देखें वास्तविक तौर पर हिंदी गद्य का विकास, तो आप द्विवेदी युग में आप देखते हैं हिंदी गद्य का पूर्ण विकास हो जाता है। शुरुआती विकास भारतेंदु युग में होता है और छिटपुल जो प्रारंभिक विकास जो उससे पहले का जो रहता है, जिसमें अपभ्रंश के भी कुछ चीजें मिलती रहती हैं, वो आप देखते हैं रीतिकाल के आसपास। अपभ्रंश नहीं, रीतिकाल में भी हिंदी गद्य में कुछ चीजें लिखी गई, ठीक है। भक्ति काल में कुछ चीजें लिखी गई लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। यहां पर आपका जाकर के खड़ी बोली का विकास 1850 ईस्वी में, गद्य का विकास यहां से मान सकते कि इसके बाद से एक व्यवहारिक तौर पर नहीं बल्कि एक औपचारिक तौर पर भी शुरू होना प्रारंभ हो गया था। तो मेरे कहने के समझाने का मतलब यह है कि हिंदी का विकास ऐसे नहीं हो गया है, हिंदी के पीछे एक बड़ी भूमिका रही है। तो हिंदी गद्य का साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है बीए के 3rd सेमेस्टर में। ये पहला चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे और भी चैप्टर्स में बताता रहूंगा। तो आप सभी लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि कैसे कैसे भाषाओं का विकास हुआ। अब इस चीज को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो है हिंदी गद्य का विकास हुआ। अच्छा, गद्य किसे कहते हैं इसको लेकर के भी यहाँ पर हमने नोट्स आपके लिए तैयार किया हुआ है। ये आप अगर पढ़ेंगे इस नोट्स को भी तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले वीडियोस देखेंगे फिर इस नोट्स को आप पढ़िएगा। गद्य किसे कहते हैं? गद्य क्या है? तो जिस भाषा की रचना बिना छंद के होती है, स्वाभाविक होती है, उसे ही गद्य कहते हैं। यानी इसमें अलंकार, रस, छंद का प्रयोग नहीं होता है। इसमें विचारों की प्रवाहमयता होती है, यानी विचार लिखे जाते, कोई भी ज्ञान है वो लिखा गया है सीधा सीधा। इसमें किसी प्रकार का जो है अलंकारिक चीजें या किसी छंद का प्रयोग, किसी रस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वैचारिक शैली में लिखा जाता है। विशेषताएं लिख सकते हैं गद्य की। भाव और विचारों की सरल और स्पष्ट अभिव्यक्ति होती, किसकी? यानी कोई इमोशंस है, कोई भाव है, कोई विचार है, तो उस भाव और विचार को आप स्वच्छंद होकर के लिख सकते हैं। कोई उसमें छंद वगैरह, कोई लाग लपेट, कोई राइमिंग वर्ड मिलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। दूसरी बात, बंधन मुक्त और स्वतंत्र शैली होती है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं उगता गद्य में लिखने में। अपने विचारों की जो जितनी भी प्रवाहमयता है उसमें आप बहते हुए चले जा सकते हैं। यानी आप बंधन मुक्त होकर के रचना लिख सकते हैं। स्वतंत्र शैली होती है, किसी शैली में बंध करके इसमें रचना नहीं लिखी जाती है। ज्ञान विज्ञान तथा तर्कपूर्ण प्रस्तुति में सहायक होती है। अगर आपको किसी ज्ञान विज्ञान, जैसे मान लेते कुटज निबंध लिखा, ठीक है, या फिर आचरण की सभ्यता निबंध हो गया, या एक प्रकार से मित्रता निबंध हो गया, तमाम प्रकार के निबंध आलोचकों ने, निबंधकारों ने लिखे, ठीक है। तो वो सब निबंध जो है ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड है। तो ऐसे निबंध में वो लिख सकते हैं, ठीक है। तर्कपूर्ण प्रस्तुति दे सकते हैं, निबंध हो, नाटक हो, कोई भी चीज हो, कहानी हो, तो उन सभी में किसी प्रकार का कोई जो है बाउंडेशन नहीं होता है। समाज सुधार और जन कल्याण का, जन जागरण का सशक्त माध्यम भी गद्य में ही किया गया। क्योंकि कविताएं तो एक प्रकार से आत्मिक सुख देती हैं, लेकिन जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को गद्य के माध्यम से अच्छे तरीके से तक जनता तक पहुंचाया जा सकता है। यानी पाठक वर्ग को अगर उनकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं का, चूंकि साहित्य क्या है? साहित्य जो है जनता की चित्त वृत्तियों का एक प्रकार से आईना है। यानी जनता या समाज का दर्पण होता है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। यानी समाज में जो चीजें होता है उसी चीज को साहित्य दिखा देता है। लेकिन जो काव्य वाला साहित्य है, आप शुरुआती दौर में देखेंगे आदिकाल, फिर देखेंगे आप जो है भक्ति काल, फिर देखेंगे रीति काल, फिर देखेंगे आधुनिक काल। अब भक्ति काल में या फिर आदि काल में वीर गाथात्मक चीजें हो रही थी, तो वहां सब आपको गद्य की विचार और ज्ञान की बातें बहुत कम आपको मिलेंगी। लेकिन आप जब ऐसे चीजों को लिखते तो अच्छा, भक्ति काल में या जो चीजें हैं उसको पाठक और पूरा समझ भी नहीं पाता था। उसके लिए एक बढ़िया तरीके टीकाकार होना चाहिए, अच्छे तरीके से उसका अर्थ कोई बताने वाला। अब रामचरितमानस अभी आपको दे दिया जाए, उसके चौपाइयों के अर्थ आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं। लेकिन गद्य में क्या होता है, आप तुरंत चीजों को समझ जाते हैं। तो गद्य ये होता है। अब हिंदी गद्य का उद्भव थोड़ा सा हम समझते हैं कैसे हुआ। हेडिंग डालेंगे हिंदी गद्य का उद्भव। एक शॉर्ट नोट्स है
और इस समरी के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हिंदी गद्य का उद्भव बहुत प्राचीन है। इसका प्रारंभिक स्वरूप अपभ्रंश, प्राकृत तथा संस्कृत से प्रभावित होकर के विकसित हुआ है। क्योंकि संस्कृत में भी हिंदी गद्य, जब संस्कृत में भी संस्कृत गद्य लिखे जा रहे थे तो वैसे ही अपभ्रंश में भी गद्य लिखे गए, प्राकृत में भी। तो मैंने जो भाषाओं का क्रम बताया तो उसी में भी गद्य लिखे जा रहे थे। उन्हीं सभी से प्रभावित होकर के हिंदी गद्य की रचना भी शुरू हुई। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो है पाश्चात्य विद्वानों से हमने सीखा है हिंदी गद्य, मतलब कि गद्य की रचना करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, संस्कृत से पहले किसी भी भाषा में गद्य नहीं लिखा गया, तो संस्कृत से। तो प्रारंभ में गद्य का प्रयोग धार्मिक, दार्शनिक और शैक्षणिक ग्रंथों की रचना में किया गया शुरुआती दौर में। अच्छा, हिंदी गद्य के विकास की अगर बात की तो हिंदी गद्य का विकास आदिकाल में ना के बराबर था, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आदिकाल कब से कब तक रहा हिंदी साहित्य का? 1000 ईस्वी से मान करके 1375 ईस्वी तक मान सकते हैं। भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मान सकते हैं। इसमें भी आप देखते हैं निर्गुण ज्ञानासरी, राम भक्त शाखा, ठीक है, निर्गुण प्रेमासरी शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, सब कुछ है, लेकिन गद्य नहीं लिखी गई ज्यादा। इसमें काव्य रचनाएं भी, तो इसमें भी काव्य रचनाएं हावी रही। ठीक है, इसमें भी काव्य ही हावी रहा। और इसमें बेसिकली आप देखते हैं ब्रज भाषा, ब्रज भाषा एक तरफ, ब्रज भाषा में कृष्ण भक्त की रचनाएं हो रही थी, ब्रज भाषा और खड़ी, मतलब ब्रज भाषा और अवधी, ये दो बोलियां जो थी हिंदी की बड़ी फेमस हो चुकी थी। अवधी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली है, ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है, और बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी ये एक प्रकार से मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। ये सब बोलियां चल रही थी। आता है रीतिकाल का समय, 1700 ईस्वी से लेकर के 1850 का समय। यहां पर हिंदी गद्य का उद्भव थोड़ा बहुत मात्रा में आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। 1850 ईस्वी में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, और वहीं पर कहीं ना कहीं पे हिंदी गद्य को समझाने के लिए, या हिंदी गद्य के जो है दो पुरोधा भारतीय उसमें शामिल किए जाते हैं, और ताकि जो है हिंदी गद्य को लोगों को समझाया जाए और हिंदी की जो खड़ी बोली है उसको गद्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। तो ये सब चीजें हुई। लेकिन जो सबसे अच्छा जो काल रहा हिंदी गद्य के विकास का, वो अपना रहा आधुनिक काल, यानी 1850 ईस्वी से अब तक का समय। ये हिंदी गद्य के विकास का काल रहा है। और 1850 में हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म। अच्छा, आधुनिक काल को इसीलिए गद्य काल भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो आधुनिक काल को गद्य काल दोस्तों किसने कहा था? गद्य काल, आधुनिक काल को क्या कहते हैं? गद्य काल कहते हैं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे लिखित पूछे, सभी टाइप का नोट्स यहाँ से आप तैयार करके ले सकते हैं, पढ़ करके तैयारी हो सकती है। आधुनिक काल का समय काल 1850 से हुआ, चूंकि 1850 में जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, अब आदिकाल में थोड़ा सा समझ लेते कि आखिरकार क्या हुआ। देखें, आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी में गद्य का क्या हाल था। देखिए, इस काल में गद्य का स्वरूप अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। अपभ्रंश, प्राकृत तथा संस्कृत का प्रभाव यहाँ पर अधिक था हिंदी पर। ठीक है, जैन आचार्यों ने धार्मिक और उपदेशात्मक गद्य की रचना यहाँ पर करी, यानी जैन जो कवि रहे हैं, जैन जो रचनाकार रहे, उन्होंने लिखा। जैसे कि यहाँ पर बृहत कथा कोश बुढ़ाढ़े ने लिखा है। तो बृहत कथा कोश एक रचना है जो कि ये एक प्रकार से हिंदी में नहीं है, ये अपभ्रंश और इन्हीं सभी से मिला करके है। कथा कोश, ऐसे तमाम ग्रंथ आपको मिलेंगे, लेकिन वह केवल उपदेशात्मक थे, केवल धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित थे, कोई उसका मतलब नहीं था उतना। भाषा इसकी थी सौरसेनी अपभ्रंश, और प्राकृत और प्रारंभिक हिंदी के रूप आपको देखने को मिलेगी। यानी सौरसेनी अपभ्रंश से ही आप देखते हैं पूर्वी, मतलब पश्चिमी हिंदी का विकास हो, जो मैंने शुरुआत में आपको समझा दिया था। तो सौरसेनी अपभ्रंश दोस्तों जो है, इसी से बेसिकली आपका खड़ी बोली बाद में जाकर के निकलेगा। खड़ी बोली हुआ, ब्रज भाषा हुआ, ये सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली। सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। और पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोलियां हैं। ठीक है, 5, जैसे बागरू, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सब इसमें दक्षिणी, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, विशेष तथ्य यह है कि गद्य का उद्देश्य मुख्यतः धर्म, उपदेश और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना यहाँ पर आदिकाल में रहा। ठीक है, अब हिंदी गद्य का विकास काल आगे समझते हैं। अब हिंदी विकास कैसे हुआ गद्य का, आगे समझते हैं। अब भक्ति काल आता है दोस्तों। आधुनिक आदिकाल में चूंकि वीर गाथात्मक चीजें हुई, पृथ्वीराज रासो, ये सब मतलब कि काव्य ग्रंथ ज्यादा लिखे गए, काव्य हावी रहा, गद्य का कोई नामो निशान पूर्ण हिंदी में नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। भक्ति काल 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का समय काल। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की तमाम से रचनाएं लिखी गई, जैसे कि भक्तिमाल नाम की एक रचना है, नाभादास ने लिखी। पंचवचन गुरु नानक देव की रचना है, और चौपाई में तुलसीदास जी से संबंधित गद्यांश भी थोड़ा बहुत मिलेंगे, लेकिन वो
केवल चौपाई में है। गुरु चरित्र, संत चरित्र, साहित्य ये सब लिखे गए, लेकिन इसको पूर्णतया गद्य हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, यह काल भक्ति आंदोलन का समय था। धार्मिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विषयों पर गद्य रचनाएं यहाँ पर की गई, लेकिन वो पूर्ण गद्य नहीं माना जा सकता। संस्कृत अपभ्रंश और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव रहा। ठीक है, गद्य की भाषा सरल थी, सरस थी और उपदेशात्मक यहाँ पर गद्य का प्रयोग भी किया गया। प्रमुख गद्य रचना गद्य रूपों में जैसे वार्ता होता था, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हुई, वो वार्ता लिख दिया गया, चरित्र कोई हो गया, टीकाएं लिखी गई, अनुवाद किया गया। यानी बस यहाँ पर प्रमुख गद्य रूप यही थे, वार्ता, चरित्र, टीका और अनुवाद। वैसे इसके अलावा कुछ स्वतंत्र गद्य रचना नहीं लिखी गई, जैसे निबंध, नाटक, एकांकी जैसे कोई भी चीजें नहीं आई सामने। आगे अब रीतिकाल। रीतिकाल की बात की दोस्तों 1700 ईस्वी से लेकर के 1850 का ईस्वी का समय, यहां सब में उतना था गद्य का, यहां से गद्य का विकास थोड़ा बहुत शुरू हुआ, क्योंकि यह काल अलंकारिकता का काल रहा। यहाँ पर स्त्रियों के रूप लावण्य का वर्णन काव्य में खूब लिखा गया। बिहारी लाल हो गए, घनानंद हो गए, ये सब काव्य विवेचन करने पर ध्यान देते थे, श्रृंगार और काव्य शास्त्र का था। फिर भी गद्य का विकास यहाँ पर शुरू हुआ। दरबारी संस्कृति का प्रभाव तथा भाषा में ब्रज और खड़ी बोली, फारसी मिश्रित रूप भी खड़ी बोली के मिलने लगे, चूंकि इसी समय आप देखते हैं अमीर खुसरो जैसे विद्वानों का भी बोलबाला रहा। गद्य का प्रयोग मुख्यतः टीकाओं में किया गया, कथाएं भी लिखी गई और ऐतिहासिक विवरण भी कुछ मात्रा में गद्य में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्रमुख गद्य रूपों में इतिहास लिखे गए, जीवनी लिखी गई, पत्र, टीका और व्याख्या भी यहाँ पर गद्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उतना भी प्रसिद्ध यहाँ पर नहीं हुआ। अब आते हैं मियन समय में, आधुनिक काल में, जहां पर निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, इन सभी गद्य रूपों का विकास हुआ। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास करते हैं आधुनिक काल, हिंदी गद्य के विकास में 1850 ईस्वी से अब तक का समय काल, या हिंदी गद्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अच्छा, इसमें केवल एक काल नहीं, इसमें बहुत सारे काल हैं। अभी जब मैं हिंदी जो है नाटक के बारे में पढ़ाऊंगा, हिंदी नाटक का उद्भव विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, हिंदी कहानी का उद्भव विकास, सब कुछ आपको बताऊंगा, कहानी की विशेषता सब कुछ आपको बताऊंगा। आगे चल करके सब पढ़ना है आपको, मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी यहाँ पर चीजें आप समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे जो है कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ क्लास आपको लेनी है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर में है तो आप लिख दीजिए गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में है और हमको नोट्स चाहिए। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो मात्र 150 रुपए में 2 सेमेस्टर की फीस, क्योंकि 2 सेमेस्टर की फीस कितनी है दोस्तों, 150 रुपए में ऑफर में चल रही, ये ऑफर है आपका। और केवल थर्ड का 6 महीने तक आप पढ़ेंगे, ग्रुप में जुड़ेंगे तो उसके लिए फीस 100 रुपए है। थर्ड एंड फोर्थ में आपका पूरा 1 साल तक, यानी 1 साल तक की फीस आपकी केवल 150 रुपए, और 6 महीने तक की फीस आपकी, 6 मंथ तक की फीस जो है दोस्तों 100 रुपए आपकी लगेगी। ठीक है, तो केवल थर्ड सेमेस्टर का लेना तो 100 रुपए फीस आपकी लगेगी, और थर्ड एंड फोर्थ का सभी सब्जेक्ट का 150 रुपए फीस में। इसमें आपको कई सारा नोट्स आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लिखे सभी प्रकार का नोट्स मिलेगा। आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कह सकता हूं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एसएमएस कर देना। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको, जैसे आपको केवल थर्ड का जोड़ना है सभी सब्जेक्ट का, तो केवल 100 रुपए फीस आप जमा कर दीजिएगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी, आपके घर में कोई चलाता है ऑनलाइन माध्यम तो उससे भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है थर्ड एंड फोर्थ दोनों का जोड़ना है, तो यानी कि 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपए इकट्ठा जमा करेंगे, ये आपके लिए, इसमें तमाम सारा नोट्स आपके लिए तैयार करवाया जाएगा। जैसे आपको नोट्स हमने दिखाया, इस टाइप के भी नोट्स होंगे, दूसरे टाइप के भी नोट्स होंगे, आपको कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इकट्ठा मिल जाएगा। यहाँ पर ये चीजें हो गई। अच्छा, अब आपको जैसे जमा कर देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ देगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की, जैसे आपको वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर भी आपको कुछ मात्रा में दिख जाएंगे, लेकिन इसकी जो प्लेलिस्ट है हिंदी की, वो प्लेलिस्ट जो है प्राइवेट है, वो आपको दिखती नहीं होगी ज्यादातर, तो वो प्लेलिस्ट की लिंक भी हिंदी की मिल जाएगी। बाकी सभी सब्जेक्ट की आपको लिंक वैसे यूट्यूब पर भी आप देख पाएंगे वीडियो लेक्चर। लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होता है दोस्तों, पीडीएफ नोट्स जो होगा वो आपके लिए फीस रखी गई, उसी फीस में पीडीएफ नोट्स, और जब भी क्लास होगी तो उसकी लिंक ग्रुप में सब जाती रहेगी। यहाँ पर महामैराथन, डिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर भी कर दिया जाएगा। कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम टाइम में मिल जाएंगे, जिससे आप परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आपको मिल जाएगी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय की, और ऑब्जेक्टिव टाइप की श्रृंखला भी मिल जाएगी, यानी दोनों टाइप की तैयारी आपकी हो जाएगी। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज लेते हैं 60 रुपए की पड़ती, कम से कम 5 सब्जेक्ट की सीरीज आपको लेनी पड़ेगी, या 4 सब्जेक्ट की, तो 4 चौके 24 240 रुपए
अगर 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट की 300 रुपए, यानी कम से कम 300 रुपए या 250 रुपए आपके खर्च हो जाने हैं एक सेमेस्टर में। 2 सेमेस्टर में कम से कम आपका मान करके चले 600 से 500 रुपए आपके खर्च होते हैं। ये 600-500 रुपए नहीं खर्च करना है, मात्र 150 रुपए में आपको सब कुछ व्यवस्था मिल जाएगी और शुक्ला एटी पॉइंट पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा है, उसका अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो तुरंत जुड़ जाइए, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के एसएमएस कर दीजिए 9984 039 139 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, चले आपको समझाते दोस्तों। आधुनिक काल, आधुनिक काल में चीजें हुआ तो इसमें सब चीजें हुई। ठीक है, अब आधुनिक काल में दोस्तों क्या क्या हुआ। स्वर्णयुग होता है ये। आधुनिक शिक्षा, मुद्रण, प्रकाशन, पत्रकारिता और समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा रहा और तमाम प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का जो रूप रहा वो एक प्रकार से गद्य में लिखा जाने लगा। इस काल में गद्य के सभी रूपों का विकास हुआ। भाषा अधिक परिष्कृत हुई, व्यवहारिक हुई और जनभाषा के निकट आई। ठीक है, प्रमुख गद्य विधाओं में यहाँ पर निबंध का विकास हो गया, उपन्यास का विकास हुआ, कहानी, नाटक, आलोचना, आत्मकथा, संस्मरण, पत्रकारिता, इन सभी का विकास आधुनिक काल में हुआ। अभी केवल आधुनिक काल कई भागों में है दोस्तों। आधुनिक काल जैसे भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग की अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग जो है ये 1850 से 1900 तक ही रहा। ठीक है, फिर 1900 से लेकर के 1920 तक द्विवेदी युग रहा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 1920 से लेकर के 1936 तक आपका छायावाद रहा, तो वहां सब कैसे विकास हुआ वो सब भी देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल देखिए कि हिंदी गद्य का विकास बेसिकली आधुनिक काल में आकर के हो जाता है। ठीक है, अब देखें हिंदी गद्य के विकास की विशेषताएं। देखिए, भाषा की सरलता और सहजता यहाँ पर बढ़ जाती है। विषय वस्तु का विस्तार हुआ, विषय वस्तु बढ़ी इसमें। जैसे अभी तक केवल उपन्यास या निबंध लिखे जा रहे थे, अब नाटक, एकांकी से लेकर के कहानी, विधा, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, ठीक है, जीवनी, सब कुछ लिखा जाने लगा। समाज और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। विभिन्न गद्य विधाओं का क्रमशः विकास हुआ धीरे धीरे कर करके। गद्य जन सामान्य के अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका था, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज जो है गद्य के माध्यम से अब ज्यादा गद्य का प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका था। हिंदी गद्य का विकास आदिकाल से आरंभ होकर के आधुनिक काल तक सतत रूप से होता रहा। समय के साथ साथ इसकी भाषा, शैली, विषय वस्तु में व्यापक परिवर्तन आना शुरू हो गया। आज गद्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका गद्य निभा रहा है। ये सब आप सारांश के रूप में मैंने यहाँ पर कोटेशन लिख रखा ताकि आप समझाएं। याद रखने योग्य तथ्य यहाँ पर यह है दोस्तों कि गद्य जो है विचारों की स्पष्ट और सुसंगठित अभिव्यक्ति होती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने समझा। अब हम समझते हैं हिंदी गद्य का विकास काल आगे कैसे हुआ, आधुनिक काल में और भी ऐसे इसका विकास कैसे कैसे होता आया। 1850 ईस्वी के बाद गद्य का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ा। यह काल हिंदी गद्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में पत्रकारिता, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना आदि विधाओं का भरपूर विकास होना शुरू हो गया। भाषा अधिक परिष्कृत हो गई। परिष्कृत मतलब भाषा ठीक ठाक हो गई, शुद्ध भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ में और क्या हुआ दोस्तों, इसके साथ साथ में और भी तमाम सारी चीजें हुई। जैसे कि इसके साथ साथ में हुआ ये कि गद्य ने राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और आधुनिक विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। यानी जब भी कोई गद्य रचना लिखी तो राष्ट्रीय चेतना को लेकर के लिखी गई। स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था उस समय भारत का, समाज सुधार भी हो रहा था, आधुनिक विचार भी तमाम सारे आ रहे थे। तो उन सभी को जो है गद्य शैली में लिख करके बताया गया इन सभी रूपों के माध्यम से। प्रमुख गद्य रूपों में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, पत्रकारिता, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, ये सब रही। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये चीजें रही क्लियर। अब यहाँ पर आधुनिक काल में गद्य के विकास की जो धाराएं रही उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव यहाँ पर रहा। पत्रकारिता का विकास हुआ। ठीक है, और उदंत मार्तंड सबसे पहला हिंदी का पत्र जो है लिख करके मतलब कि आकर के सामने हमारे निकला। तो इस काल में खड़ी बोली हिंदी ने परिपक्व रूप प्राप्त कर लिया और संपूर्ण उत्तर भारत की संपर्क भाषा खड़ी बोली बन जाती है और हिंदी एकदम से परिष्कृत, परमार्जित होकर के सामने आती है और हिंदी का एक अच्छा स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव भी यहाँ की गद्य पर पड़ा। पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारधाराओं का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा और इससे हमने बहुत सारी जो गद्य विधाएं हैं उसको हमने पाश्चात्य जगत से सीखा। विभिन्न विधाओं का विकास हुआ और परिष्करण हुआ और वो तमाम सारे चीजें लिखी गई। आगे चल करके हम समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी गद्य के विकास में जो योगदान दिया जिन्होंने, सबसे पहला नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। 1823 से 1895 ईस्वी तक का इनका समय काल रहा है।
हिंदी गद्य का पुरोधा कहा जाता है। हिंदी गद्य को आधुनिक स्वरूप देने में इनकी भूमिका ठीक ठाक रही है। भाषा सरल थी, सुबोध और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रमुख रचनाओं में राजा भोज का सपना, वीर सिंह का स्वप्न और इसके अलावा आलसियों के कोड़े, ये सब रचनाएं इनकी रही हैं। ठीक है, इन्होंने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, शिक्षा आदि विषयों पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, तो गद्य में भी इन्होंने काफी योगदान दिया। इसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अगर बात की जाए तो हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। हिंदी गद्य को नई दिशा दी, हिंदी गद्य का भी जनक कहा जाता है भारतेंदु जी को। 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक का समय काल इनका रहा और इन्होंने गद्य के विकास में सबसे अच्छी जो भूमिका है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। मैं ज्यादा डीप में नहीं लेकर के आता क्योंकि बीए के लेवल में यही सब चीजें आपको आएंगी। पत्रकारिता, नाटक, निबंध, कविता सभी क्षेत्रों में इन्होंने भारतेंदु जी ने काफी योगदान दिया है। इनकी रचना से भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक लिखा, बड़ा फेमस है। अंधेर नगरी नाटक लिखा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति नाटक लिखा, कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका प्रकाशित करवाई। तो ये एक प्रकार से काफी ज्यादा एक प्रकार से गद्य के विकास में जो सबसे अधिक भूमिका रही वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रही। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर 1850 से 1900 तक का जो समय काल है वो भारतेंदु युग के नाम से मशहूर हुआ। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य भी इन्होंने किया और ये एक प्रकार से कहते हैं निज जो है क्या कहते हैं, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हियो को सूल। ठीक है, मतलब कि निज भाषा को लेकर काफी काम इन्होंने किया और गद्य में जो है रचनाएं लिखी खड़ी बोली में और पद्य में जो काव्य लिख रहे थे वो ब्रज भाषा में लिख रहे थे। बाल कृष्ण भट्ट का भी नाम इन्हीं की समांतर आता रहता है। 1844 में जन्म हुआ, 1914 में मृत्यु होती है। ठीक है, प्रसिद्ध निबंधकार है, पत्रकार, संपादक भी रहे हैं। हिंदी प्रदीप नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने संपादन किया, इसमें भी हिंदी गद्य को काफी नई दिशा मिली। हिंदी भाषा का परिमार्जित, तर्कपूर्ण, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया। प्रमुख निबंधों में हिंदी और नागरी नाम का निबंध लिखा, भारतवर्ष, प्रताप नाड़ मिश्र, चरित, ये से निबंधों का इन्होंने सृजन किया। हिंदी गद्य को गंभीर चिंतन और तार्किकता प्रदान करने का काम इन्होंने किया है, इसने बालकृष्ण भट्ट साहब ने। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर ये ध्यान रखें दोस्तों कि जो है राजा शिव प्रसाद ने हिंदी को शिक्षा और ज्ञान का माध्यम बनाने पर बल दिया। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, जागरूकता का संचार किया और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी निबंध को ऊंचाई प्रदान करी। ये सब चीजें आराम से आप समझा सकते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा और आगे अगर विस्तार समझना चाहें तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं, हालांकि वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो हिंदी गद्य के विकास की जो विशेषताओं की अगर बात की जाए, सबसे पहली चीज यहाँ पर हुई कि भाषा की सरलता और सुबोधता पर विशेष बल दिया गया। ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाज सुधार आदि विषयों पर लेखन शुरू हुआ हिंदी गद्य में। शिक्षा के प्रचार हेतु पाठ्य पुस्तकों की रचना शुरू हो चुकी थी और अंग्रेज लोग जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कर चुके थे ताकि हिंदी गद्य का विकास करवाया जा सके। ठीक है, समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर प्रहार हो रहा था इसके माध्यम से, गद्य के ज्ञान के माध्यम से। राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम और जन जागरण की भावना का भी विकास यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, ये सब चीजें भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की भी भूमिका रही है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आदिकाल में क्या हुआ। स्वाभाविक गद्य के संकेत और मिश्रित रूप मिलता है। भक्ति काल में धार्मिक आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। रीतिकाल में अलंकारिकता, श्रृंगार और काव्य प्रधान गद्य लिखा गया। ठीक है, लेकिन यहां तक कोई मतलब इसका गद्य का नहीं रहा। ठीक है, आधुनिक काल में आधुनिक विषयों पर लेखन हुआ, राष्ट्र चेतना का विकास और यहीं से हिंदी गद्य का विकास हुआ। ठीक है, अब इन्हीं विद्वानों के प्रयासों से आगे चल करके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग आदि का आगमन हुआ और हिंदी गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, पत्रकारिता, आलोचना आदि अनेक विधाओं की में प्रगति की। आज हिंदी गद्य समृद्ध है, सशक्त है और विश्व भर में प्रतिष्ठित भी है। ठीक है, तो हिंदी गद्य के विकास की चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर, अब यहाँ पर चीजों को और समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी गद्य को बहुत ज्यादा एक प्रकार से परिमार्जन करने में योगदान दिया, तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास इन्हीं चरणों से आप समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजों का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में जन्म हुआ, 1938 में मृत्यु हो जाती है। हिंदी गद्य को सुगठित, संस्कारित और परिमार्जित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे।
सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में इन्होंने संभाला। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। 1903 से लेकर के 1920 तक दोस्तों इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। वैसे 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 तक का जो समय काल है यह इन्हीं के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग के नाम से मशहूर है, चाहे काव्य की बात की चाहे गद्य की बात की जाए। अच्छा, इसी द्विवेदी युग में 1900 से लेकर के 1920 तक के समय काल में हिंदी गद्य के तमाम, जैसे हिंदी कहानी का विकास आप देखते हैं 1900 ईस्वी के बाद में ही शुरू हुआ। हिंदी उपन्यासों की शुरुआत भी आप देखते हैं इसके बाद में ही बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। उपन्यास तो पहले भी लिखे गए, लेकिन तमाम प्रकार की नवीन गद्य विधाएं, जितनी भी नवीन गद्य विधाएं आपको मिलेंगी 1900 से 1920 तक की जो गद्य विधाएं आपको मिलेंगी, वो नई नई गद्य विधाएं सब आपको द्विवेदी युग में छायावाद में आपको दिखाई पड़ेगी। द्विवेदी जी ने भाषा को शुद्ध किया, सरल बनाया और व्याकरण नियमों के अनुसार बनाने का काम किया। कोई भी रचना अगर लिख करके सरस्वती पत्रिका से संपादन करवाने के लिए कोई व्यक्ति आता था तो मिश्रा जी पहले उस रचना को पढ़ते थे, उसमें जो कुछ भी त्रुटि होती थी उस त्रुटि को वो पहले पूर्ण करते थे, तो बताते थे कि भाई यहाँ पर आपकी त्रुटि है, इसको सुधार लीजिए। और जब वो व्यक्ति उस त्रुटि को सुधारता था फिर उसके बाद में वो चीजें जो है आगे बढ़ती थी। यानी कि भाषा को कहीं ना कहीं पे इन्होंने सुसंगठित बनाने का काम किया। इन्होंने निबंध, आलोचना, जीवनी, अनुवाद और संपादकीय लेखन आदि के माध्यम से हिंदी गद्य को एक नई दिशा प्रदान करी। इनकी भाषा शुद्ध थी, परिमार्जित थी, संस्कृत निष्ठ और विचार प्रधान भाषा का प्रयोग करते थे। और इन्हीं के बदौलत हिंदी गद्य का विकास बहुत आगे बढ़ा। और हिंदी गद्य का जो एक प्रकार से जो वर्तनी शुद्धि हो, चाहे व्याकरण की शुद्धि हो, चाहे भाषा को अच्छे तरीके से एक सुदृढ़ बनाना हो, वैज्ञानिक बनाना हुआ, सब श्रेय इन्हीं भाई साहब को जाता है, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। ठीक है, उन्होंने लेखकों की विषय वस्तु की गंभीरता और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके लिखने की प्रेरणा दी लोगों को। और इनकी रचना कवि कर्म पर विचार, यानी कवि का कर्म क्या होना चाहिए उस पर विचार पर निबंध लिखा। हिंदी साहित्य की उन्नति पर निबंध लिखा। बुद्ध चरित्र, प्राचीन भारतवर्ष, तमाम प्रकार के निबंध लिखने का काम किया इन्होंने। ठीक है, द्विवेदी युग रहा। ठीक है, द्विवेदी युग में क्या विशेषता रही? गद्य की भाषा का परिमार्जन और व्याकरणिक शुद्धता आती है, विचारों में गंभीरता, तार्किकता और राष्ट्र भावना भी आती है। सामाजिक सुधार, शिक्षा, नारी का उत्थान, स्वदेशी आदि विषयों का प्रलेखन शुरू हुआ यहाँ पर गद्य में। विज्ञान, इतिहास, राजनीति आदि विषयों का विस्तार हुआ और निबंध लेखन की परिपक्व परंपरा का विकास यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भाषा का परिमार्जन सबसे इंपॉर्टेंट है और नई नई गद्य विधाओं का विकास भी, यहीं पर कहानी का विकास हुआ, यहीं पर आप देखते हैं और तमाम प्रकार की गद्य विधाओं का विकास हुआ। तो ये सब विकास आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बड़ा फेमस है, हिंदी कहानियों और उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही कहे जाते हैं। 1880 में जन्म, 1936 में मृत्यु। ठीक है, प्रेमचंद आधुनिक हिंदी गद्य के शिखर पुरुष है। इन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास को यथार्थवादी रूप प्रदान किया। इनकी भाषा सरल है, सहज है और जनसाधारण की बोली के निकट है। ये जो है गांव की समस्याओं को या गरीबों की समस्याओं को काफी अच्छे तरीके से बताने का काम करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर मैं गया हूं और मैंने देखा है, इनका घर भी देखा है। लमही नाम का एक गांव है, वाराणसी में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और बड़े ही अच्छे विद्वान है। 1880 में जन्म होता है। इन्होंने किसानों पर काफी काम किया, जैसे किसानों की त्रासदी पर एक बढ़िया उपन्यास लिखा, गोदान नाम का उपन्यास लिखा। ऐसे ही गबन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे। उपन्यास सम्राट आपको कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये सब चीजें देखें। तो इन्होंने मजदूरों पर निबंध लिखा, स्त्री पर, दलित पर, शोषित वर्ग के जीवन को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया और इस पर काफी रचनाएं लिखी। प्रमुख कृतियों में उपन्यास में गोदान लिखा इन्होंने, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प। कहानियों में कफन कहानी सबसे फेमस है। कफन कहानी 1936 की कहानी सबसे लास्ट कहानी है। पूस की रात कहानी बड़ी फेमस है। ठीक है, पूस की रात में बहुत ठंडी पड़ती है पूस के महीने में, वहीं पर जो है एक व्यक्ति रहता है, वह एक प्रकार से कुत्ते को पकड़ चिपका लेता है और उसी से, चूंकि इतनी ठंडी है, कुत्ते के साथ सो जाता है। सदगति कहानी बड़ी फेमस है। ईदगाह कहानी, ठीक है, चिमटा वाली। और एक कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मेरे हिसाब से उस कहानी का नाम जानते हैं क्या है? किसी यूनिवर्सिटी में कफन कहानी संकलित है 1936 वाली। किसी में जब सबसे पहली कहानी इनकी आई 1916 में हिंदी की, उसका नाम है दोस्तों कौन सी? अलगू चौधरी और जुम्मन मियां जिसमें रहते हैं प्रमुख पात्र में, पंच परमेश्वर नाम की कहानी। पंच परमेश्वर नाम की कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पंच परमेश्वर, सिलेबस में बता दूंगा। पंच परमेश्वर नाम की कहानी
ये सब कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सभी कहानियों को मैंने पढ़ा रखा, बता रखा है। सबसे पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में लिखी और 1936 में लास्ट कहानी कफन लिखी। दोनों कहानियों की तुलना करेंगे, बड़ी जबरदस्त बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रेमचंद जी ने साहित्य को समाज का दर्पण भी बताया, और बिल्कुल सही बात है, साहित्य समाज का दर्पण है। प्रेमचंद की गद्य की विशेषताएं ये है कि यथार्थवाद की प्रधानता है। जो देखते थे वैसा लिख देते थे, कोई लाग लपेट की बात नहीं करते थे, ना कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखते थे, यानी यथार्थवाद की प्रधानता है इनके गद्य में। सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। यानी उसमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ कोई नॉर्मल चीजों की बातचीत करते हैं, मतलब जो भी है उसका वैसे ही लिखते, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का चित्रण करते हैं। मानव जीवन की करुणा और संघर्ष का मार्मिक चित्रण करते हैं। कहानी और उपन्यास को जन जीवन से इन्होंने जोड़ने का काम किया, यानी कहानी और उपन्यास को आगे बढ़ाने का काम सबसे अधिक मात्रा में मुंशी प्रेमचंद जी ने किया, ठीक है। नाटक और ऐतिहासिक नाटकों की अगर खास करके बात की जाए, निबंधों, ऐतिहासिक नाटकों की बात की जाए या उपन्यासों की, तो उसमें वृंदावन लाल वर्मा का नाम आता है उपन्यासों में, और नाटकों में बेसिकली नाम आता है किसका, नाटक को सबसे अधिक मात्रा में आगे बढ़ाया उनका नाम है जयशंकर प्रसाद साहब। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, हम नाटक का विकास देखेंगे, एकांकी का विकास देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी गद्य का विकास आदिकालीन आरंभिक रूप से चल करके भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से होते हुए द्विवेदी युग में पारिष्कृत और प्रेमचंद के समय में यथार्थवादी और जनमुख हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर चीजें आप समझ पाए हैं। अब हिंदी गद्य की प्रमुख गद्य विधाओं में अब हम आगे चल करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगला चैप्टर होगा, दूसरा नंबर। इसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, पत्र साहित्य, जीवनी आलोचना, इन सभी का परिचय देखेंगे। हालांकि निबंध क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का गद्य रूप है ये। कल्पना और यथार्थ का विस्तृत चित्र को उपन्यास कहते हैं। संक्षिप्त रूप से किसी घटना या भाव के चित्र को कहानी कहते हैं। स्मृतियों का लेखा जोखा संस्मरण होता है। पत्रों के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति देना पत्र साहित्य होता है। किसी व्यक्तित्व के जीवन का वर्णन करना जीवनी होता है। और आत्मकथा, अपने ही चीजों के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। किसी रचना का मूल्यांकन करना आलोचना कहलाता है। तो इन सभी पर एक एक चीजों पर निबंध क्या है, निबंध का विकास कैसे हुआ, ठीक है, निबंध की विशेषता क्या है, निबंध किसे कहते हैं, ये एक सेपरेट चैप्टर में मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये चीज, इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप सभी लोग। अब आगे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी गद्य की प्रमुख गद्य विधाओं की अगर बात की तो ये तो आपका हो ही गया, ठीक है। तो ये सब चीजें, पत्र साहित्य, व्यंग्य। अब संस्मरण, स्मृतियों के माध्यम से अनुभव का वर्णन होता है। व्यंग्य में सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर कटाक्ष किया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे, लेकिन एक 60 नोट्स तब तक के लिए आपके लिए तैयार किया गया, ताकि आप जो है इन चीजों को देख करके आगे के कहानियों में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब लघु कथा, कहानी संक्षिप्त रूप से घटना या भाव का चित्रण करता है। लघु कहानी लघु आकार की रचना होती है। आत्मकथा लेखक के अपने जीवन का विवरण होता है। जीवनी किसी व्यक्तित्व के जीवन का वर्णन होता है, ठीक है। रेखा चित्र क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रात्मक वर्णन करना हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात की इसमें अगर आप निकालना चाहें तो हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ। आधुनिक गद्य का वास्तविक विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी गद्य का एक प्रकार से उद्धारक भी कहा जाता है। जनक तो इनको भारतेंदु जी को कहते हैं। भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण का युग कहा जाता है, ठीक है। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य ने परिपक्व रूप प्राप्त किया। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास को यथार्थवादी आकार दिया। ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और एक पृष्ठीय मूल्यांकन में आप इस तरीके से आप चीजों को बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे विकास हुआ। ये सब चीजें आपके लिए नोट्स है, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नोत्तर भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ। थोड़ा सा विस्तार से आपको लिखना पड़ेगा। अति लघु उत्तरीय में देखिए, धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद, लोक भाषा के प्रयोग और समाज में विचारों के प्रसार की आवश्यकता से हिंदी गद्य का उद्भव हुआ। हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो हिंदी गद्य का जनक दोस्तों यहाँ पर गलत है, शिव प्रसाद सितारे हिंद भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी गद्य का जनक दोस्तों भारतेंदु जी को मान सकते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार के नोट्स यहाँ पर आपको लिखे गए हैं, इस आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तमाम प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी आपके हैं कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, धार्मिक और अनुवादात्मक था। हिंदी गद्य का वास्तविक विकास किस शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस भाषा पर बल दिया, सरल सुबोध व्यवहारिक हिंदी पर बल दिया। भारतेंदु जी को क्या कहा जाता है, तो हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है, निबंध और पत्रकारिता। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पर बल दिया, भाषा शुद्धि पर, विचार की गंभीरता पर और सामाजिक सुधार पर बल दिया। प्रेमचंद की प्रमुख विधाएं कौन सी थी, कहानी और उपन्यास, ठीक है। हिंदी गद्य की कौन सी विधा जो है जनजीवन से जुड़ी हुई है, तो कहानी और उपन्यास जुड़ी हुई है। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया है। बेसिकली आदिकाल में आप देखते हैं
प्रारंभिक स्वरूप इसका आता है। भक्ति काल में भावात्मक अभिव्यक्ति होती है। रीतिकाल, अलंकारिक और श्रृंगार काल, ये तीनों का कोई मतलब नहीं है। नवजागरण से आधुनिक गद्य तक की जो शुरुआत हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हिंदी गद्य का विकास ऐसे ऐसे हुआ दोस्तों, इसमें ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना, ज्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। कम से कम 5 दिन का लेक्चर हिंदी गद्य का विकास का ही हो जाएगा। बेसिकली आप मोटी मोटा यह समझिए कि हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल से शुरू हुआ। अब आधुनिक काल में आगे चल करके हम चैप्टर 2 के माध्यम से क्या समझेंगे वो चैप्टर 2 में हम देखेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे कि हिंदी का गद्य का विकास जो हुआ उसमें से हिंदी गद्य में पहला विकास किसका हुआ, ठीक है। नाटकों का विकास जो कैसे हुआ उसका पूरा विकास क्रम देखेंगे, या एक प्रकार से हिंदी की गद्य विधाओं का परिचय देख लेंगे। हिंदी गद्य विधाओं के परिचय में से हिंदी कहानी, उपन्यास, इन सभी का, यानी कि हिंदी कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इन सभी का परिचय हम एक बार देख लेंगे। फिर इसके बाद में इनका विकास कैसे हुआ, या फिर ऐसा करेंगे कि इसे हिंदी कहानी, अब हिंदी कहानी किसे कहते हैं, कहानी की विकास यात्रा, कहानी पहली कहानी, दूसरी कहानी कौन कौन सी थी, जैसे माधवराव सप्रे की आप कहानी सबसे नंबर 1 पर आती है कहा जाता है। तो वो सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपको ऐसे नोट्स अगर प्राप्त करने हैं तो नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं और आराम से प्राप्त करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से चीजें आपको मिल जाएंगी, कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984091139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। या ऐसे नोट्स आपकी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे आगे भी पढ़ाने का प्रयास करूं, मॉडल पेपर भी ऐसे ही लिखित टाइप का करवाऊं आपके लिए, आप बता दीजिएगा 9984091139, इस पर आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 3rd एंड 4th सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे, मात्र 150 रुपए फीस है और केवल 3rd सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए में आपको 6 महीने पढ़ाया जाएगा और 1 साल, मतलब 1 साल तक पढ़ाया जाएगा आपको 150 रुपए में, यानी कि पूरा आपको 150 रुपए में पूरा 1 साल 3rd एंड 4th सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने केवल 3rd सेमेस्टर के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 150 वाला पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि 150 में आपका 3rd एंड 4th दोनों का मिल जाएगा, यानी कि 150 रुपए फीस में आपका 3rd सेमेस्टर पूरा और पूरा 4th सेमेस्टर, यानी कि 3rd एंड 4th सभी सब्जेक्ट आपका मिल जाएगा इसमें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और को करिकुलर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, चाहे इसका हिंदी का अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का नोट्स आपको मैं दूंगा। तो नोट्स के लिए बेसिकली आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से, तुरंत जुड़े, देर मत की, क्योंकि मात्र और मात्र इतनी कम फीस में आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे दोस्तों 60 रुपए की पड़ेगी। आप खुद ही सोचो, एक किताब खरीदेंगे कम से कम 150 से 200 रुपए की किताब आती है, आप 4 से 5 सब्जेक्ट की सीरीज या किताब खरीदें कम से कम हजारों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन आपको मात्र 150 रुपए फीस में आपके कम से कम आपको बहुत सारे 2 सेमेस्टर की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें वीडियो भी आपको मिलता रहेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किए गए हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जुड़ना है तुरंत एसएमएस करिए, देर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सीटें फुल हो जाएंगी तो फिर परेशान रहेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप बस एसएमएस कर दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। और ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, दुकान से जमा करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद।